परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सर मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, आप प्लीज मंच पर आएं। और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर आप प्लीज मंच पर आएं, क्योंकि इस वक्त जो खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं उन्हें सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद ही पैनल की शुरुआत होगी, क्योंकि इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो बलिया है। एबीवीपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1991 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से और आज हमारे बीच मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका दयाशंकर सिंह जी। सर बहुत शुक्रिया। और अब मेरे दो सहयोगी जो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत आप प्लीज मंच पर आए, साथ ही जेपी आप भी प्लीज मंच पर आए और यहां से चर्चा का पहलू शुरू करेंगे। यूपी की सियासत को लेकर बात भी होगी और साथ ही इनके अपने अनुभव, साथ ही इनकी जर्नी, बहुत सारे सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर भी और 2024 को लेकर भी। 22 तो जीत लिया, लेकिन अब 24 की बारी है, तो किस विजन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है ये जानने की भी कोशिश होगी। जेपी अजीत, ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग न्यू उत्तर प्रदेश की। हम कोशिश कर रहे हैं सरकार के मंत्रियों से खास चर्चा कि सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या विजन है, क्या मिशन लेकर चल रही है जिससे उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। लगातार हर क्षेत्र के लोगों से भी हमने बात की है। अब हमारे साथ आपको बता दें परिवहन मंत्री हैं और दयाशंकर जी वो हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए उनकी जन्मभूमि बिहार रही, लेकिन बलिया उनकी कर्म भूमि है। और पहला सवाल सर बिहार से ही कर लेते हैं फिर। तो बिहार से लोग इधर आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनकी चर्चा है, क्या वेलकम करेंगे सर आप? नहीं, स्वागत है। कोई भी लोकतंत्र में कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, तो यदि वो आना चाहते हैं तो आएं, लेकिन बिहार को जंगल राज में छोड़ करके क्यों आना चाहते हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन था, चुनाव पूर्व गठबंधन था और हम लोग जो है उनसे ज़्यादा दुगने करीब सीट पाने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि जंगल राज से एक बार उन्होंने बिहार को मुक्त कराया था। और उस समय जो आज का ये जो गठबंधन किए हैं ये पहले भी गठबंधन कर चुके हैं और जब वहाँ अराजकता फैल गई तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उनके साथ आई और उसको एक अच्छा सरकार देने का काम बिहार में हुआ। लेकिन फिर उसी गठबंधन को जो उन्होंने एक गठबंधन छोड़ दिया था, आज की मजबूरियों में उनको क्या ऐसी परेशानियां थी, अब ये तो वही जानते होंगे कि फिर से बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं और उसको छोड़ करके उत्तर प्रदेश को आना चाहते हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार को लगता है कि उत्तर प्रदेश से बेहतर कोई सियासी जमीन नहीं होगी। क्या आप लोग बिहार में चूक गए, समझ नहीं पाए कि नीतीश जी साथ छोड़ने जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इस समय सरकार चल रही है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के एक मॉडल सरकार के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। और हर व्यक्ति ये चाहता है, हर प्रदेश चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी का जैसा नेतृत्व है, जिस तरह से उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है, जिस तरह से उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में एक विकास की धारा उन्होंने बहाई है, आज हर प्रदेश उनसे जो है प्रेरणा लेकर के काम कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर पहले कभी लोग यहाँ पर कल कारखाने जो है अपने बंद करके छोड़ के चले जाते थे, आज आप देखिए कि कोरोना काल में केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में चाइना में जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं वो भी उत्तर प्रदेश में अपने को सुरक्षित महसूस करके अपना जो है उत्पादन बढ़ा रही है। आप सैमसंग कंपनी देखिए, अभी नोएडा के अंदर जो मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, वहाँ जो चाइना से अपनी उत्पादन बंद करके नोएडा में आज उत्पादन कर रही है। तो आज उत्तर प्रदेश एक बेहतर प्रदेश के रूप में आज स्थापित हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आज ही कैबिनेट थी और कैबिनेट में बहुत बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसे केंद्र सरकार की नीति आयोग है, राज्य नीति आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या प्लानिंग है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की प्लानिंग है कि पहले उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और उस दिशा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखेंगे कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट मिट करके माननीय मोदी जी को 3-3 बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने बुलाया और कई ऐसी कंपनियां जो पहले यहाँ आने से कतराती थी, आज उनको
एक सिंगल विंडो के माध्यम से उनको हर चीज़ें उनको उपलब्ध हो रही है, उनको ज़मीनें मिल रही हैं, उनको जो है लाइसेंस के लिए किसी के यहाँ दौड़ना नहीं पड़ रहा है। तो ये एक बेहतर माहौल आज उत्तर प्रदेश में आज योगी जी ने दिया है। तो आज हम कह सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश में जो अभी आप देखें, यदि हम एक्सप्रेसवे को भी देखें तो आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। आज यहाँ 6 एक्सप्रेसवे बन चुका है, कई अभी प्रस्तावित है। तो इससे क्या है कि रोजगार का सृजन होगा, नए जो है कल कारखाने आएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। दयाशंकर जी, आपके विभाग की बात कर लेते हैं। परिवहन विभाग है आपके पास, सर इसकी हालत कब तक सुधर जाएगी? देखिए, परिवहन विभाग पहले से बेहतर स्थिति में काम कर रहा है। कोरोना काल में परिवहन विभाग की जो है बसें कुछ खरीदनी होती थी, प्रत्येक वर्ष कम से कम 1000 बसें हमारे बीड़े में आना चाहिए। लेकिन पिछले कोरोना काल में 2 वर्षों में एक भी बसें खरीदी नहीं गई। इसके कारण कुछ पुरानी बसें हम लोगों को संचालित करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि परिवहन विभाग नहीं होता तो कोरोना में क्या हालत होती। हिंदुस्तान की बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उनके अपने रोडवेज नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज था तो योगी आदित्यनाथ जी ने जब दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों हमारे श्रमिक और उत्तर प्रदेश वासियों को केजरीवाल साहब ने बॉर्डर पर छोड़ दिया, तो उनको ले जाने, उनको घरों तक पहुंचाने का काम किसी ने किया। तो उत्तर प्रदेश रोडवेज ने 12,000 बसें लगा करके योगी आदित्यनाथ जी ने लाखों लोगों को उनको घर पहुंचाने का काम किया। हमारे बच्चे जो है कोटा में फंस गए थे, उनके माता पिता बहुत परेशान थे कि उनको घरों में कैसे पहुंचाया जाए। तो उस समय जो हमारे रोडवेज डिपार्टमेंट के हमारे ड्राइवर और कंडक्टर अपने जान को जोखिम में डाल करके वहां जा करके कोटा से ले आकर के उनके बच्चों को उनको सुरक्षित पहुंचाए। नहीं सर, विभाग तो हमारे कर रहा है। देखिए, हमारे परिवहन विभाग जो है केवल एक ट्रांसपोर्ट विभाग नहीं है, ये संकट के साथी है। योगी जी अपने सदन में कहे थे कि परिवहन निगम संकट के साथी है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं, और परिवहन विभाग भी अभी पिछले में तो 6 महीने की बात आपसे कह सकता हूं कि इसमें बहुत तो दयाशंकर इसे मुनाफे में लाएंगे इस विभाग को। देखिए, अभी मुनाफे में 14 करोड़ के मुनाफे में हम लोग अभी लाए हैं उसको। और आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस थी, मैंने 18 काम आपको मैं बताऊं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट से पास किया हमारे विभाग में कि 5,28,000 गाड़ियां ऐसी थी जो उनके टैक्सेज नहीं जमा हो पा रहे थे। जो गाड़ियां बंद हो गई, जो काम नहीं कर रही है, उनका भी टैक्स पर टैक्स हो रहा था। 1,600 करोड़ रुपया एक मुश्त उनको माफ कर दिया गया, जिसमें 1,66,000 गाड़ियों की आरसी कट गई थी। हमने अभी ऑटोमेटिक, आप समझिए कि अपने ड्राइविंग टेस्ट इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, हर जिले में बना रहे हैं। उसके बाद जो फिटनेस सेंटर भी है, केवल हमारे विभाग ही उसको करता था, अब उसको मैं भी पीपीपी मॉडल पर ले आया हूं कि प्रत्येक जनपद में जो है हम जो है नए पार्टनर्स के साथ उसको उतरेंगे। हमने नई स्क्रैप पॉलिसी लाया हूं कि आज जो है आपके बड़े बड़ी कंपनियां, आपकी मारुति है, महिंद्रा है, ऐसे बहुत बड़ी कंपनियां जो है आज उत्तर प्रदेश में स्क्रैप की लाइसेंस ले रही है। कि मैं बहुत सारे जो है अमूलचूल परिवर्तन जो है, अभी हमारे जो सिपाही थे, आप समझिए कि 78 से उनकी सर्विस रूलें नहीं बनी थी। अभी हमने उनको जो है उनकी सर्विस रूल बना करके, वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, मैंने उनको तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बनाया, आबकारी और वन विभाग के बराबर उनको वेतनमान दिया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस। अभी 74 हमारे एआरएम के पद जो धीरे धीरे हमारे यहाँ कोई पद इतने खाली हो गए हैं कि उनको लोग नहीं है। 74 अभी हमने एआरएम के पद अभी भरने के लिए अभी अधिसूचना जारी की है। हमारे 10,000 पद अभी खाली हैं, उसको मैं भरने जा रहा हूँ। तो ये अभी बहुत सारे रिफॉर्म हम जो है अपने परिवहन विभाग में कर रहे हैं।
लेकिन बहुत सारे आरोप भी परिवहन विभाग के लगते हैं। सड़क टूटती है तो कहते हैं परिवहन विभाग की बसें ओवरलोड चलती हैं। आपने कई जगह छापे मारे भी किए और मौके पर कहा कि आप सस्पेंड। ये कब रुकेगा? क्योंकि ओवरलोडिंग और रोड सेफ्टी दोनों आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। दुर्घटनाएं भी होती हैं और सड़कें भी खराब होती हैं और बहुत सारे आरटीओ जिसमें संलिप्त हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई ओवरलोडिंग के कारण दोनों का चीज़ें होती हैं। आज दुर्घटना भी हो रही है तो उसमें भी ओवरलोडिंग का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण है। और दूसरा जो है डग्गामारी, और इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं और उन्होंने निर्देश दिया। और आज उत्तर प्रदेश में आप पहले भी कभी देखते होंगे कि खुलेआम जो है ट्रकों पर जो है ओवरलोड करके चलते थे, लेकिन आज आपको जो है कोई करता भी होगा, मैं नहीं कहता हूं कि मैं पूरा उस पर नियंत्रण कर लिया हूं, लेकिन आप आज कोई करता भी होगा तो रात के अंधेरे में करता होगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो जो है सड़क पर जो है लोगों को देखते हुए वो जो है अपने रोड को पास कर ले ओवरलोड। या डग्गामारी में भी आप देखते होंगे कि पहले बहुत सारी बसें इस तरह से चलती थी, लेकिन आज जो है उस पर भी मैंने कंट्रोल किया हूं। मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज हमारे परिवहन निगम में 28% हमारा लोड बढ़ गया है। यदि हम यदि डग्गामारी पर रोक नहीं लगाए होते तो हमारा 28% हमारा जो है परिवहन निगम पर लोड नहीं बढ़ा होता। तो इसलिए हमने बहुत सारे कंट्रोल किए हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने के लिए अभी है। आपने डग्गामारी का जिक्र किया, मेरा यह है कि मैं जीरो पर ले आना चाहता हूं, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो रात के अंधेरे वाला कब बंद होगा? क्योंकि वो भी बंद होगा, वो भी बंद होगा, उसके लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था, उस पर मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की। हमने कहा जीरो से जहां से ये स्टार्ट होता है ओवरलोडिंग, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा, नहीं तो पहले उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, खाली ड्राइवर पर, मालिक पर, उन्हीं पर कार्रवाई होती थी। लेकिन अब चाहे जहां से माल लेकर के वो लोग चल रहे हैं और ओवरलोडिंग देंगे, अब उन पर भी उनको भी दोषी साबित किया जाएगा, तब जाकर के इसको हम 100% रोक पाएंगे। एक दयाशंकर जी, एक बयान में आपका देखा था और बयान में आपने कहा कि अगर शिशु मंदिर को आप बढ़ाएं तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकती है। सर, शिशु मंदिर को तो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वों में अगर मदरसों का सर्वे कराने के लिए आप इच्छुक रहते हैं और मदरसों में आपके ही नेताओं को आतंकवादी नजर आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, केवल मदरसों की नहीं सर्वे होती है, हर लोग की जांच होती है। कोई भी विद्यालय है उसकी सबकी जांचें होती हैं। इस सरकार में बस इतना ही हो गया है। पहले कुछ चीज़ें जो है और सरकारों में उस पर कोई उसको छूट थी, लेकिन इस सरकार में किसी को छूट नहीं है। सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा। इस सिद्धांत पर हमारे मोदी जी और योगी जी की सरकार चलती है। पहले आप जानते, देश के प्रधानमंत्री ही बोलते थे कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार किसी का है। या अपने उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलती थी वो पहले क्या होता था कि भाई जो योजनाएं आती थी वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक जो है एक क्षेत्र विशेष के लिए, लेकिन आज की स्थिति नहीं है। आज जो है उत्तर प्रदेश का पूरे संपूर्ण विकास की बात होती है। इसलिए आज ये कोई ये कह सकता है कि जब आज तक उनकी जांचें नहीं होती थी तो आज जांचें भी होने लगी। अब किसी के लिए छूट नहीं है। बस लेकिन अखिलेश यादव यही बात तो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि विशेष समुदाय, वो कह रहे हैं कि विशेष समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे मदरसा हो, चाहे वक्फ की संपत्तियों का जांच हो। आप ये बताइए कि राशन मिल रहा है, एक बार नहीं 2-2 बार मिल रहा है, तो क्या उसमें किसी की जाति और मजहब पूछ करके मिल रहा है? क्या अभी शौचालय माननीय मोदी जी ने 11 करोड़ बनवाया तो क्या उन्होंने पूछा कि भाई आप किस जाति के हो, किस मजहब के हो? तो जो आज शौचालय दिया जा रहा है, आप गैस कनेक्शन जो है आज मिल रहा है फ्री में, आज जो है चूल्हा मिल रहा है फ्री में, तो ये पूछा थोड़ी जाता है कि भाई आप किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं। वो जो भी गरीब व्यक्ति है, जिसको जो नीडी है, उसको मिल रहा है। तो ये कहना ये गलत है। अब ये जरूर है कि पहले ऐसे लोग थे जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वो जो है आप देखे, पहले भी आप देखे होंगे कि लोग जेल से आकर के डीजीपी कार्यालय पर अपराधी चले जाते थे अपनी पैरवी करने के लिए। आज वही अपराधी जो उत्तर प्रदेश में आने से डरते हैं। तो अब ये कहिए आप कि भैया आप ऐसा क्या, कोई जाति विशेष और किसी मजहब विशेष करके थोड़ी कार्रवाई हो रही, सभी अपराधियों पर कार्रवाई हो रही। लेकिन वो जब भी मुख्तार की बात आती है, अतीक की बात आती है, तो एक जात विशेष को लेकर कहते हैं अगर ये होते तो ना होती। अब देखिए, अब अपराधी किस जाति में ज्यादा है, और ये तो अब इसका एक और आप यदि आकलन कराना चाहते हैं तो इसको भी करवा लीजिए कि किस जाति में या किस मजहब में ज्यादा अपराधी हैं। अब यहाँ जाति विशेष पूछ करके तो अपराधियों के चिन्ह सीमांकन नहीं होता है। कोई भी अपराधी है तो अपराधी है।
आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के भी कोई बहुत सारे कार्यकर्ता यदि अपराध में तो क्या उन पर सजा नहीं होती है? उनको ही होती है, वो भी गिरफ्तार होते हैं। आपको कहेंगे तो मैं कितने ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि जो बीजेपी के लोग भी गलत किए हैं तो वो भी आज जेल के शिकंजे में है। रोड सेफ्टी, आप परिवहन मंत्री हैं, रोड सेफ्टी, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सड़कों पर होती हैं। जितने लोगों की क्राइम में मौतें नहीं होती उससे ज्यादा सड़क दुर्घटना में होती। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग कि ये जो संख्या है ये घटे? ये सही है कि देखिए, कोरोना में जितने लोग मरे होंगे उससे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में मैं तो कह सकता हूँ कि रोड एक्सीडेंट में 22,000 करीब लोग जो है इसमें रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपने अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसमें परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, स्वास्थ्य विभाग, ये सबको मिला करके सभी मंत्रीगण उसमें रहते हैं, सबके प्रमुख सचिव रहते हैं। इस पर हम लोगों को कुछ टारगेट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है और हम लोगों ने अब लक्ष्य रखा है कि आने वाले दिनों में हम लोग 50% जो है रोड एक्सीडेंट में हम लोग जो है कमी लाएंगे। और इसके लिए जितने हमारे जो ब्लैक स्पॉट है या कहाँ कहाँ जो है दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं उस पर हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और बच्चों को अवेयरनेस के लिए हम लोग अभी हर स्कूल में हम लोग सेफ्टी क्लब बना रहे हैं। वो अब तक हम लोग 1000 सेफ्टी क्लब जो है इंटरमीडिएट कॉलेजों में बना चुके हैं और डिग्री कॉलेजों में भी हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो रोड सेफ्टी के जो नियम हैं, जो अपने मोटर व्हीकल एक्ट का एक पाठ्यक्रम में भी बच्चों को दिया जाए कि बच्चे उसको पहले से ही उसको अभ्यस्त रहें कि हमको जो है कैसे चलना है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है वो 35% आप समझिए कि बाइक से हो रहा है और उसमें हमारे 18 साल से लेकर 35 साल के बच्चे जो है ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में हो रहे हैं। हाई स्पीड से हो रहा है तो हाई स्पीड के लिए